इमेजिन करो आप 13 साल के हो और आप एक रूम में जाते हो चेस कंपटीशन के लिए। यहाँ पर सब आपसे बहुत बड़े हैं, कोई 28 साल का है, 30 साल का है, इवन 35 साल का है। और ये कोई नॉर्मल चेस प्लेयर नहीं है, ये सब ग्रैंड मास्टर्स हैं। इन लोगों ने चेस अपनी पूरी जिंदगी खेला है। ये लोग चेस से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि ये सब सोते हुए भी चेस की मूव्स को ही देख रहे होते हैं। इनमें से कई प्लेयर्स ने चेस 5 साल की उम्र में खेलना स्टार्ट किया था और तब से ये एक दिन भी नहीं रुके। हर रोज जब तक ये जागते हैं इनके दिमाग में सिर्फ चेस ही होती है। इन शॉर्ट, आपके कॉम्पिटिटर्स ब्रिलियंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, डीप थिंकर्स हैं। ये वो लोग हैं जो अपने दिमाग में अगली नेक्स्ट 20 मूव्स तक को इमेजिन कर सकते हैं और ये जानते हैं कि आप किस मूव में इनके ट्रैप में आ जाओगे। लेकिन आप भी कम नहीं हो, आप भी पूरी दुनिया में सेकंड बेस्ट हो अंडर 14 चेस प्लेयर कैटेगरी में। आपने भी बहुत मेहनत की हुई है और आपको पता है कि आप भी फ्यूचर में चेस में ग्रैंड मास्टर बन सकते हो। वर्स्ट केस भी हुआ तो भी वर्ल्ड में टॉप 50 में तो आप हो ही। इन शॉर्ट, किसी भी तरीके से आप एक बेस्ट प्लेयर ही हो। एनीवेज, आप कुर्सी में बैठते हो चेस कंपटीशन के लिए। आपका कंपटीशन एक एक्स डैनिश चैंपियन के साथ हो रहा है जो कि 30 साल से ऊपर का है। इस चेस में कोई टाइम लिमिट नहीं है, यानी ये गेम पूरे दिन भी चल सकती है। आपको गेम खेलते हुए 10 घंटे हो गए हैं, आप बहुत थक चुके हो और चेस में एक अजीब सी एंडिंग में पहुंच गए हो जहां पर गेम का ड्रॉ हो सकता है। लेकिन आपका कॉम्पिटिटर हार मानने के लिए रेडी नहीं है और एंड में वो एक ट्रिक खेलता है और आपकी रानी खतरे में है। आपको पता है कि अगर आप अपनी रानी की कुर्बानी दे दोगे तो आप जीत सकते हो, लेकिन आप इतने थक गए हो कि आप हार मान लेते हो और गेम से रिजाइन कर देते हो। आपका कॉम्पिटिटर खुशी से सीट से उठता है और पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि तूने हार मान ली, तू जीत सकता था, और आप अपनी आंखें बंद कर देते हो। ये कहानी सच है और ये चीज गूगल डीप माइंड के फाउंडर डेमिस हसाबिस के साथ 1988 में हुई थी। जब ये चीज डेमिस के साथ हुई तो उन्होंने सोचा कि क्या ये ह्यूमन माइंड का बेस्ट यूज है। यहाँ इस रूम में इतने सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, अगर ये सब मिलके अपना पूरा दिमाग चेस के बजाय किसी रिसर्च में लगा दे तो ये कैंसर का क्योर तक डिस्कवर कर सकते हैं। इस वक्त पर डेमिस ने सोचा कि मुझे अब चेस नहीं खेलनी है, मैं अपनी पूरी जिंदगी ये सोचने में लगाऊंगा कि लोग सोचते कैसे हैं और एक टीम बनाऊंगा जो कि कोई मीनिंगफुल टास्क करे। और इस इंसिडेंट के एग्जैक्टली 30 साल के बाद उन्हें नोबेल प्राइज मिला। Please, Demis, we're looking forward to your Nobel lecture, and please join me in welcoming Dr. Hassabis. चेस में नहीं बल्कि केमिस्ट्री में इन्होंने केमिस्ट्री की वो प्रॉब्लम सॉल्व करी जिसे पूरी दुनिया 1960 से सॉल्व करने की कोशिश करी थी, पर सॉल्व किसी से नहीं हुई थी। और ये फर्स्ट क्वालिटी है हाई आईक्यू वाले लोगों की कि वो बिग पिक्चर देख सकते हैं। जब बाकी लोग एक चीज के मास्टर बन जाते हैं तो वो किसी भी दूसरी चीज को ट्राई करने से डरते हैं। वहीं पर हाई आईक्यू वाले लोग डिफरेंट होते हैं, वो हर चीज को क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं ठीक भी हूँ, क्या जो चीज मैं कर रहा हूँ वो मेरी लाइफ गोल के साथ अलाइन करेगी भी या नहीं। और जिस मोमेंट पर उन्हें पता चल जाता है कि वो गलत है, वो उसे चेंज करने से नहीं डरते। नेक्स्ट क्वालिटी आती है पैटर्न रिकॉग्निशन। डेमिस जब 4 साल के थे तो उसके पापा ने उसे चेस सिखाया था, कौन सा पीस कहाँ जाता है, नाइट एल शेप में मूव करता है, बिशप डायगोनली, यानी बेसिक चीजें जो कि डेमिस ने बहुत जल्दी सीख ली थी। फिर एक दिन उनके मोहल्ले में उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। ये कोई प्रोफेशनल चेस प्लेयर नहीं था, एक नॉर्मल क्लब प्लेयर था, लेकिन सालों से चेस खेल रहा था और उसने 4 साल के डेमिस को हरा दिया। जब डेमिस ने उसे पार्क में चेस खेलते हुए देखा तो उसने कहा, क्या मैं भी आपके साथ गेम खेल सकता हूँ? इस पर वो आदमी मुस्कुराया और कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, पर ठीक है, आ जाओ। उस आदमी ने 4 साल के डेमिस को हराया, फिर दोबारा हराया, फिर दोबारा हराया और अगले कई महीनों तक डेमिस को वो हराता रहा। डेमिस जब भी पार्क में जाता उसके साथ गेम खेलता और बार बार हार के वापस आ जाता। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। हम में से ज्यादातर बच्चे 2 चीजें करते हैं, या तो वो हार के डर के मारे रुक जाते हैं या फिर वो बिना सोचे समझे खेलते रहते हैं। लेकिन डेमिस कुछ अलग थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि हर मूव जो ये आदमी खेल रहा है वो खेल ही क्यों रहा है। वो पेशेंटली उस आदमी की हर मूव को ऑब्जर्व कर रहे थे। ये पीस इन्होंने यहाँ पर क्यों रखा, इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा। डेमिस ने खुद एक इंटरव्यू में कहा, He started beating me over and over and I became just completely obsessed about trying to figure out what he was doing. अगर इसमें आप नोटिस करोगे तो डेमिस ने ये नहीं सोचा कि मैं क्यों हार रहा हूँ, उसने सोचा ये कर क्या रहा है। ये अलग सवाल है और इस तरह के सवाल एक खास तरीके के दिमाग पूछते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, लेकिन हाई आईक्यू वाले लोग उस पैटर्न को देखते हैं जो रिजल्ट के नीचे छुपा हुआ है। और इसी पैटर्न रिकॉग्निशन की वजह से कुछ सालों के बाद
डेमिस पूरी दुनिया में अंडर 14 चेस प्लेयर कैटेगरी में वर्ल्ड सेकंड बेस्ट थे और 40 साल के बाद इसी पैटर्न रिकग्निशन वाले दिमाग ने एक एआई सिस्टम बनाया जिसका नाम था अल्फा गो। अल्फा गो ने चाइनीज गेम गो के वर्ल्ड चैंपियन को हराया। ये इतनी डिफिकल्ट गेम है कि इसमें जो मूव्स की पॉसिबिलिटीज हैं वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में नंबर ऑफ एटम से भी ज्यादा है। और जब इस एआई ने वर्ल्ड चैंपियन के साथ गेम खेली तो उसने मूव खेली जिसे कहा जाता है मूव 37। ये मूव कंप्लीटली डिफरेंट थी जो आज तक ह्यूमैनिटी में किसी ने भी नहीं देखी थी। सब लोग हैरान थे कि इंसान इस गेम को पिछले 3000 सालों से खेल रहा है लेकिन आज तक इस मूव को नहीं देखा। That's a very surprising move. I think we've seen an original move here. इन शॉर्ट पैटर्न रिकग्निशन हाई आईक्यू वाले लोगों की सेकंड क्वालिटी है। ये कोई सुपर पावर नहीं है। ये सवाल पूछने की बार बार आदत है कि क्यों ये चीज हो रही है और क्या ये चीज पहले मैंने कहीं देखी है क्या, और उनके पैटर्न्स को बार बार कनेक्ट करना और प्रिडिक्ट करना कि यही पैटर्न और कहां पर इंप्लीमेंट हो सकता है। एनीवेज, वापस आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो कहता है सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज। 1800s में लंदन में एक बीमारी फैल रही थी, कॉलरा, जिसमें एक दिन में 127 लोग मर गए और वो भी एक ही मोहल्ले में। उस वक्त पर किसी को नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है। डॉक्टर्स कहते थे कि ये जहरीली हवा है, बैड एयर। उन्होंने सोचा कि जहां पर भी बदबू है वहीं पर ये बीमारी है। ये थ्योरी इतनी पुरानी थी कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इस थ्योरी को मान चुके थे, वो भी बिना किसी प्रूफ के, सिर्फ एक आदमी के अलावा जिसका नाम था जॉन स्नो। ये भी एक डॉक्टर थे, एक जनरल फिजिशियन। उन्होंने सोचा कि अगर सिर्फ हवा से बीमारी फैलती तो वो तो पूरे लंदन में फैलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। ये बीमारी तो सिर्फ एक मोहल्ले में है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका एक मैप बनाया जाए। उन्होंने हर एक मौत को उस मैप पे डॉट से मार्क किया, घर नंबर, स्ट्रीट, दिन, एग्जैक्टली कहाँ पे कौन मरा। एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट एंड सो ऑन। जब सब डॉट्स मैप पर आ गए तो एक चीज क्लियर हो गई कि सारे डॉट्स एक जगह के अराउंड क्लस्टर हो रहे थे और वो थी ब्रॉड स्ट्रीट का वाटर पंप। वही पंप जहां से पूरा मोहल्ला पानी पीता था। जॉन स्नो सीधा सिटी काउंसिल के पास गए। उन्होंने मैप दिखाया, कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई थ्योरी नहीं दी, बल्कि एक्चुअल में डेटा दिया। उन्होंने कहा, देखो सारी मौतें यहाँ पर हैं, पंप बंद कर दो। काउंसिल ने पंप का हैंडल हटा दिया और मौतें रुक गई। अब हमें से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि अगर इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है तो हम उसे यूज कैसे करेंगे। तो इसका आंसर बारबरा मिंटो देती है, जो कि एक मैकेंजी की कंसल्टेंट है। उन्होंने नोटिस किया कि जब भी वो अपने टीम मेंबर्स के लिए रिपोर्ट तैयार करती थी उसके बाद भी लोग कंफ्यूज ही रहते थे। उन्हें एग्जैक्टली समझ ही नहीं आता था कि वो कहना क्या चाह रही है। जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स को दोबारा से स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि उनका जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। डेटा पहले है, कंक्लूजन बाद में है। इसलिए लोग 20 पेजेस की रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज रहते थे, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करती थी। इसीलिए उन्होंने एक सिंपल रूल निकाला, स्टेप 1 शुरू में ही आंसर दे दो, स्टेप 2 वो आंसर आपने क्यों दिया है, उसके बाद उसके रीजंस दो। बस सिर्फ इतना ही काम, जिसे वो कहती है पिरामिड प्रिंसिपल। आज दुनिया की टॉप कंसल्टिंग फर्म्स, इवन फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव भी इसी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक इंसान है, वो इस तरीके से अपने बॉस को रिपोर्ट करता है, सर हमने क्वार्टर 1 में ये किया, फिर क्वार्टर 2 में ये किया, फिर रिसर्च में ये पता चला, तो मैं ये सोच रहा था कि शायद हम, अब ये चीज कंफ्यूजिंग है, इसके बजाय हम पिरामिड प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली बोलेंगे, सर हम प्राइस को 100 रुपए से 200 रुपए करेंगे। इसके 3 रीजन है, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। डन। सबको पता है कि प्राइस को इंक्रीज करना है और उसके बाद उसके रीजन है। और यही क्वालिटी हाई आईक्यू वाले लोगों में भी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी आती है गोइंग इन डिटेल्स। जॉर्ज डी मेंस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ जंगल से वापस आ रहे थे। जैसे वो घर पहुंचे और उन्होंने अपना वुलन जैकेट उतारा तो उन्होंने देखा कि उनके पूरे जैकेट पर छोटे छोटे कांटे चिपके हुए थे, बर्डॉक प्लांट के सीड पॉड्स, हजारों की तादाद में। इवन उन्होंने नोटिस किया कि उनके कुत्ते के फर में भी ये चीज चिपकी हुई थी। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो वो कहता, अरे यार ये पता नहीं क्या चीज चिपक गई, इसे जल्दी से हटाओ। जॉर्ज ने भी पहले यही किया, लेकिन रात भर वो सो नहीं पाया। बस एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था कि ये चीज इतनी टाइटली कैसे चिपकी हुई थी। इसमें कोई ग्लू नहीं थी, कोई धागा नहीं था, फिर भी जैकेट से ऐसे चिपक गई जैसे बहुत ही स्टिकी चीज हो। सुबह वो उठा, वही बर उठाया, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और फोकस किया। फिर उसने झुक के देखा और जो उसने देखा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो एक सीधा कांटा नहीं था, हर एक बर पे टाइनी टाइनी हुक्स थे। हर हुक का टिप थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, बिल्कुल एक मछली के कांटे की तरह, जे शेप की तरह। जबकि अगर इसे नॉर्मल आई से देखते तो ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ लग रहा था। इसके बाद वो सीधा फ्रांस गया, दुनिया का सबसे फेमस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के पास, और उस मैन्युफैक्चरिंग वाले को समझाया, देखो मुझे एक ऐसा फैब्रिक चाहिए
जहाँ पर एक साइड के टाइनी हुक्स हों नियॉन के, दूसरी साइड पे लूप्स, और जब दोनों साइड्स मिले तो वो चिपक जाए, जब खींचो तो वो अलग हो जाए। पहले टेक्सटाइल वाले को समझ नहीं आया कि ये कहाँ पे यूज होगा, पर फिर भी उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम कर लिया। पहले उन्होंने कॉटन ट्राई किया। हुक्स इतने सॉफ्ट है कि 2-3 बार में ही वो फ्लैट हो जाते थे, और अलग अलग मटेरियल ट्राई करके कुछ काम नहीं किया। फिर नायलॉन आया। 10 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा और 1955 में इसे यूएस पेटेंट मिल गया, और आज हम इस चीज को वेलक्रो कहते हैं, जिसमें फ्रेंच का मतलब है हुक। ये चीज आज एक नॉर्मल जैकेट से लेके नासा के स्पेस सूट्स में भी यूज होती है, हॉस्पिटल्स में, हमारे जूतों में, इन शॉर्ट हर जगह। और ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि जॉर्ज डिटेल्स में जाने के लिए रेडी था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 क्वालिटीज देखी हाई आईक्यू लोगों की। पहली थी बिग पिक्चर, जिसमें हमने डेमिस हसाबिस की स्टोरी के बारे में बात करी। सेकंड थी पैटर्न रिकग्निशन, यानी डिफरेंट फील्ड्स में अगर हम सेम पैटर्न्स देखते हैं तो उसे यूज करके हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। थर्ड था सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स आइडिया, जिसमें हमने पिरामिड प्रिंसिपल के बारे में देखा कि जब भी कम्युनिकेट करना है, किसी चीज को सिंपल करना है, तो एग्जैक्टली स्टेप 1 पॉइंट लिख दो जो आप कहना चाहते हो, और स्टेप 2 फिर उसके रीजंस दो कि ये सच या झूठ क्यों है। और फाइनली फोर्थ क्वालिटी थी गोइंग इन डिटेल्स, जिसमें हमने देखा कि वेलक्रो कैसे बना। एनीवेज, अगर हम अपने एम्बिशन के साथ साथ अपने रिलेशनशिप को भी मैनेज करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ परेटोज प्रिंसिपल, तो आप ये टाइम मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, एंड आई नो ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।